जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल जेके एग्जाम्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इकोनॉमिक्स के ऊपर। हम पढ़ रहे हैं जीएसटी। पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा लेक्चर नंबर 6 का। हमने क्या पढ़ा था? हमने बजट पढ़ा था। बजट में हमने देखा था इनकम और एक्सपेंडिचर होता है। पूरी तरीके से इनकम की हमने डिस्ट्रीब्यूशन की थी। उसमें एक आया था रेवेन्यू इनकम, एक आया था कैपिटल इनकम। कैपिटल इनकम को हमने पूरी तरीके से स्टडी किया। रेवेन्यू इनकम को हमने स्टडी किया। एक्सपेंडिचर को हमने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया। रेवेन्यू इनकम को मैंने आपको बताया था दो चीजों में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है टैक्स इनकम, दूसरा होता है नॉन टैक्स इनकम। अब फिर उसको अगर हमने स्टडी किया हुआ हो तो हमने इनका टैक्स इनकम को दो चीजों में डिवाइड किया। एक को बोला डायरेक्ट टैक्स इनकम, दूसरे को हमने बोला इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स में आ जाता है मतलब हमारा इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा आ जाता है जीएसटी वगैरह। अगर आपने ये वो वीडियो अभी तक नहीं देखा, वो बेसिक वीडियो है इस चीज को समझने के लिए। सो फॉर दैट रीजन आप उस वीडियो को जरूर देखोगे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। सो फॉर दैट रीजन नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपको बेसिक्स मतलब मैं बना रहा हूँ, बिल्ड कर रहा हूँ। अभी ये जो मतलब मैंने लेक्चर्स दिए हैं ये सारे बेसिक्स है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये सिलेबस के हिसाब से नहीं है, बट ये जो जीएसटी है ये आपके करंट अफेयर्स के हिसाब से भी है और ये आपके इकोनॉमिक्स पोर्शन के हिसाब से भी है। सो फॉर दैट रीजन ये दो जगह आपकी इंपॉर्टेंस ले रहा है। इस चीज को आप पूरी तरीके से स्टडी करने की कोशिश करोगे। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की अगर बात करेंगे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। अब अगर बात करेंगे इसका जो मोटिव जो था, वन नेशन वन टैक्स वन नेशन का मोटिव था इसका। आल्सो कॉल्ड एज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा जाता है। आज का हमारा लेक्चर सीख इसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जीएसटी को लागू किया गया और जीएसटी से पहले जो हमारे पास टैक्सेस थे उनमें क्या प्रॉब्लम हुई कि हमें जीएसटी लाना पड़ा। पहले उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। आपका क्वेश्चन होगा कि सर जीएसटी से पहले हमारे नेशन में क्या हुआ कि हमारे नेशन में तब भी मतलब पूरी तरीके से टैक्स देते थे, फिर ये जीएसटी क्यों लाया गया? देखो, अगर हम पुराने टैक्सेस की बात करेंगे तो उसमें दो चीजें मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब इरिटेटिंग थे। जो पुराने टैक्सेस थे उनकी अगर बात करेंगे, एक तो था अनयूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर। मतलब पहला जो रीजन था पुराने टैक्स सिस्टम में वो था अनयूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, अनयूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर में क्या होता था कि पूरी तरीके से जो हमारा टैक्स था ना बिटवीन स्टेट्स एंड मतलब सेंटर, जो अपने मतलब स्टेट्स एंड सेंटर के बीच में, स्टेट्स एंड सेंटर के बीच में, और स्टेट्स के बीच में, स्टेट्स और यूटीज के बीच में जो टैक्स था ना, वो टैक्स स्केल जो थी मतलब यहाँ पर 10 रुपए का टैक्स, मतलब यहाँ पर 10% का टैक्स हुआ करता था, यहाँ पर 12% का टैक्स हुआ करता था, यहाँ पर 3% का टैक्स हुआ करता था, यहाँ पर 9% का टैक्स हुआ करता था, यहाँ पर 18% टैक्स हुआ करता था, यहाँ पर 28% का टैक्स हुआ करता था। मतलब यहाँ पर कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी कि जिस चीज के ऊपर अगर यहाँ पर 10 रुपए टैक्स है यहाँ पर भी टैक्स 10 रुपए होना चाहिए, अगर यहाँ पर 12 रुपए है यहाँ पर भी 12 होना चाहिए। तो यू पूरे नेशन में वन टैक्स वन नेशन को लागू करने का वजह यह था कि हमारे जो टैक्स सिस्टम था पूरे तरीके से पूरे इंडिया का वो अनयूनिफॉर्म था। किसी जगह ज्यादा लगता था, किसी जगह कम लगता था। क्योंकि हमारे स्टेट्स में हुआ करता था वैट, VAT, ये क्या था? वैल्यू एडेड टैक्सेशन, वैल्यू एडिशन टैक्स जो ये था वैल्यू एडिशन टैक्स। मैं लिख लेता हूं, ये कभी कभी डिफिनेशन पूछी जाती है, एब्रिविएशन वैल्यू एडिशन टैक्स। ठीक है, वैल्यू एडिशन टैक्स जो वैट हमारा करता था वो हमारा स्टेट टैक्स था। वो किस तरीके से लगता था? पूरी तरीके से डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट फिलॉसफियों से वैट लग जाता था। नाउ अगर दूसरी प्रॉब्लम की बात करेंगे, जिस प्रॉब्लम की वजह से पूरी तरीके से हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर था वो बिगड़ा हुआ था, वो था कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट वाज द मेजर प्रॉब्लम, या मतलब रिमेंबर कर लेना कैस्केडिंग इफेक्ट। अब ये कैस्केडिंग इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं पूरी तरीके से, और मैं आपको क्लियर आइडिया दे दूंगा कि इससे क्या प्रॉब्लम हुआ करती थी, किस तरीके से इससे प्रॉब्लम्स आया करती थी, और उन प्रॉब्लम से क्या प्रॉब्लम मतलब हमें मतलब टैक्स स्ट्रक्चर को ही क्यों बदलना पड़ा। देखो, कैस्केडिंग स्ट्रक्चर में हमें क्या पढ़ना पड़ता है? टैक्स पर दोबारा टैक्स लगता था। टैक्स पर हमारा टैक्स पर हमारा दोबारा टैक्स लगता था। ठीक है, किस तरीके से हमारा टैक्स के ऊपर दोबारा टैक्स लगता था उस चीज को मैं पूरी तरीके से बताऊंगा। कि अगर मान लो कोई भी हमने रॉ मटेरियल 5 रुपए का खरीदा, ठीक है, या 5000 का खरीदा, और उस वक्त रॉ मटेरियल खरीदने के वक्त हमारे पास टैक्स लगता था इसके ऊपर। तो उसके बाद जब हमने फाइनल गुड्स बनाए, फाइनल गुड्स जब हम बनाते थे, फिर उसके बाद फाइनल गुड्स का कास्ट तो इसके ऊपर बढ़ जाता था, मतलब 10,000 रुपए का मतलब कास्ट बन गया, तो उस वक्त उसके ऊपर और एक टैक्स लगता था।
था, इसको बोलेंगे टैक्स 1, इसको बोलेंगे टैक्स 2। मतलब हमने पहले टैक्स पे किया था वो रॉ मटेरियल, उसके बाद जब हमारे पास सॉरी हमारा लकी पेन खत्म हो गया, उसके बाद जो हमारा मतलब नेक्स्ट जब हमारे फाइनल गुड्स आ गए, फाइनल गुड्स जो हमारे आ गए तो उसके ऊपर T2 का मतलब टैक्स लग जाता है, टैक्स नंबर 2 लग जाता है। क्यों? क्योंकि T1 का हमने किसको नाम दिया था, टैक्स नंबर 1 को, जो हमारे रॉ मटेरियल के ऊपर रखता है। फाइनल गुड्स के अपने ऊपर दूसरा टैक्स लगा, जब ये ऊपर कस्टमर के पास पहुंच गया, कस्टमर या मतलब पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर पहुंच गया, उस वक्त इस पे T3 लगता था, टैक्स नंबर 3 लगता था। और बाद में जब ये इंटरस्टेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ करता था, उस वक्त भी बिटवीन स्टेट्स, इसके जब ये बिटवीन स्टेट्स टोल नाके पास पार कर लेता था, उस वक्त T3 लगता था। फाइनल कस्टमर्स तक पहुंचते पहुंचते इस पे मतलब टैक्स के ऊपर बार बार इतने टैक्सेस लगते थे कि कहने की बात नहीं, जिससे प्रोडक्ट का कॉस्ट जो था वो बहुत ही ज्यादा, रीजन क्या मतलब अल्टीमेट जो इसका मतलब पूरी तरीके से नतीजा निकलता था, मतलब पूरी तरीके से इससे क्या हुआ करता था, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो हुआ करता था, फाइनल प्रोडक्ट जो हुआ करता था वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुआ करता था। जो फाइनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो। इस चीज को रोकने के लिए, फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को डिक्रीज करने के लिए, पूरी तरीके से स्टेबल रखने के लिए ये इस मतलब सिस्टम को बंद कर दिया गया। तो आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर अगर अब जीएसटी लाया गया तो हमने किसी भी चीज का कॉस्ट हमने नीचे गिरते हुए नहीं देखा। तो देखो अब यहाँ पर प्रॉब्लम कहां पर हुई, अब यहाँ पर जब 5000 रुपीज का हमारा मतलब क्या आता था, पहले हमारा आता था पहले 5000 रुपीज का पूरी तरीके से हमारा आ जाता था रॉ मटेरियल, फिर हम उसके ऊपर टैक्स 1 लगा देते थे। हम समझते थे कि 5000 प्लस T1 इज अवर मतलब ये रॉ मटेरियल का प्राइस, हम ये मान ले के चलते थे। अब जो कंपनी ओनर्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने कहा कि अरे हम 10 रुपए का कोई भी बिस्किट बेच ही रहे हैं तो हम 9 रुपए में क्यों बेचेंगे। हम क्या करेंगे, हम सरकार को बोलेंगे कि हमने इतने रुपए में रॉ मटेरियल खरीदा, फिर इतनी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई, लास्ट में ये जो मतलब प्रोडक्ट बना ये मतलब मान लो 10 रुपए का ही मतलब 9 पॉइंट कितने का बना, उस पर टैक्स लगा के मतलब टोटल मिला के हमें 10 रुपए का ही प्रोडक्ट खारिज हो गए। यहाँ पर गद्दार कौन निकले, अब यहाँ पर गद्दार जो है वो निकले हमारे फैक्ट्री ओनर्स, जो प्रोडक्शन जो मतलब प्रोडक्टिविटी के रिलेटेड जो हमारा सेक्टर आता है, प्रोडक्टिविटी जो बनाते हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स का कास्ट कम नहीं किया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइस बता दिया, या किसी भी तरीके से गवर्नमेंट से मिलीभगत करके उन्होंने पूरी तरीके से इस चीज को मतलब कोई भी फायदा नहीं दिया। नहीं तो अगर जीएसटी लागू होता, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का कास्ट जो है वो बहुत ही कम हो जाता, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारे प्रोडक्शन का सेक्टर है उन्होंने इस चीज को सरकार के साथ पूरी तरीके से मिलकर इस चीज को डिक्रीज करने से मना कर दिया, और पूरी तरीके से कॉमन लोगों को इससे कोई भी फायदा नहीं मिला। ये दो रीजंस थे। कैस्केडिंग इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा, और पूरी तरीके से ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्सेस किस तरीके से होता है। आई होप कि ये चीजें आपको पूरी तरीके से समझ में आ। यहाँ पर अगर देखेंगे कि रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग से कौन कौन से फायदे हुए। रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग से मैंने आपको बोला था कि जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। किस तरीके से डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब जीएसटी से क्या हुआ, जीएसटी एट फाइनल स्टेट, ये कहा गया कि जीएसटी जहां वहां पर लगेगा जहां पर प्रोडक्ट फाइनली कस्टमर को सेल किया जाएगा, वहां पर मतलब जीएसटी लग सकता है। सेलिंग ऑफ एट फाइनल स्टेट मतलब पूरी तरीके से फाइनल स्टेज पे जहां पर हम मतलब कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करेंगे वहां पर हमें देना पड़ेगा। तो दैट इज वाई इस चीज को इसीलिए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जहां पर इसकी डेस्टिनेशन होगी ना प्रोडक्ट की डेस्टिनेशन, वहां पर खाली टैक्स लगेगा। और वो मतलब बीच बीच में जहां पर रॉ मटेरियल पर लगता था, जहां पर इंटर स्टेट लगता था, यहाँ इंटर वो चीजें लगती थी, जहां पर हमने देखा था कि टैक्स लगता था, टोल नाकों पर टैक्स लगता था। और उन चीजों को रिमूव करने के लिए इसको प्रोडक्ट फाइनल डेस्टिनेशन टैक्स बेस्ड टैक्स बना दिया, जिससे प्रोडक्ट का कॉस्ट कम होने की संभावनाएं थी। अब यहां पर अगर टैक्स, अब कंसेप्ट सीख लेते हैं पूरी तरीके से जीएसटी का, किस तरीके से लगता है जीएसटी। तो जीएसटी की अगर हम बात करेंगे, हमारे पास जो ट्रांजैक्शन होती है, मैंने अकाउंटेंसी में आपको ये पूरी तरीके से समझाया है, जिसको याद होगा कमेंट सेक्शन बदल लीजिए ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन से। ट्रांजैक्शन को मैंने सिंपली बताया था आपको, लेन देन। लेन देन दो तरीके से होते हैं, एक तो होता है हमारा इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, दूसरा होता है इंटर स्टेट। इंटर क्या होता है, इन बिटवीन स्टेट्स, और ये होता है इंट्रा, विद इन द स्टेट, ठीक है, विद इन, इंट्रा, विद इन। तो यहाँ पर सेलर एंड बायर जो
होते हैं ना, जो इंट्रा स्टेट में होते हैं, सेलर और जो बायर होते हैं वो सेम स्टेट के होते हैं। जो यहाँ पर इंटर स्टेट में होते हैं वो सेलर और बायर जो होते हैं वो डिफरेंट स्टेट्स के होते हैं। बिफोर जीएसटी, जब हम जीएसटी से पहले देखेंगे, मैं पूरी तरीके से स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ और जीएसटी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर बाद में रेट्स वेट्स वो तो बहुत ही आसान है, वो तो कोई छोटा बच्चा भी समझ सकता है। बट यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट सीख लो जिससे आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाते हैं। बिफोर जीएसटी वी यूज्ड टू पे वैट, जो वैल्यू एडिशन टैक्स होता था हमारा, तो वो हम जीएसटी से पहले पे करते थे। कब? सेलर और बायर के बीच में इंट्रा स्टेट की बात कर रहे हैं जी, मतलब पूरी तरीके से अब यहाँ पर वैट पे कर लेते थे, ठीक है, कब? जीएसटी से पहले। नाउ अगर हम जीएसटी को देखेंगे, अब इंट्रा स्टेट की बात करेंगे, एक ही स्टेट की बात करेंगे पूरी तरीके से, हमें किस तरीके से जीएसटी का स्ट्रक्चर होता है। सी जीएसटी एक टाइप होता है और एस जीएसटी होता है। ये जो सी जीएसटी होता है सेंटर जीएसटी होता है, और ये जो एस जीएसटी होता है ये होता है स्टेट जीएसटी। देखो किस तरीके से, अब जब प्रोडक्ट कस्टमर ने खरीदा उस पर 18% का मान लो टैक्स लग गया, ठीक है, 18% का टैक्स लग गया, उसमें क्या होगा, ये जो हमने 18% दे दिए उसमें 9% सेंटर को जाएंगे, 50% मतलब इधर जाएगा और इसके 50% इधर जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट की डेवलपमेंट के लिए। स्टेट गवर्नमेंट अपनी डेवलपमेंट के लिए कामों के लिए लगा सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कामों के लिए लगा सकता है। मतलब इंटर स्टेट की अगर बात करेंगे, इंट्रा स्टेट की अगर बात करेंगे, जो टैक्स स्ट्रक्चर होता है बिटवीन सेंटर एंड सिस्टम होता है वो 50:50 1:1 रेशो के हिसाब से होता है। मतलब आधा आधा करके पूरी तरीके से 50% वो सेंटर को मिलता है, 50% आपके स्टेट को मिलता है। अब अगर यहां पर इंटर स्टेट की बात करेंगे, इंटर स्टेट जो इससे पहले मतलब अब अगर हम बात करेंगे सेलर और बायर दोनों एक ही स्टेट में होते हैं, पूरी तरीके से मैंने समझाया। और अगर यहाँ की बात की तो हम पहले क्या भरते थे, वैट टैक्स। अब अगर यहाँ पर बात करेंगे इंटर स्टेट में, जब हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट अपनी प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया करना था तो हम कौन सा सेल्स टैक्स पे करते थे, वो यूज्ड टू पे सेल्स टैक्स, तब हम सेल्स टैक्स पे करते थे। बट सेल्स टैक्स के बाद अगर जीएसटी का स्ट्रक्चर देखेंगे, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी लग जाता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी लग जाता है। इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होता है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर एट द रेट, और इस मतलब पूरी तरीके से इस चीज को समझाऊंगा कि आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी कब लगता है, जब हमारे प्रोडक्ट जो होंगे वो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में ट्रांसफर होंगे, या डिफरेंट स्टेट के बीच में उनकी मतलब सेलर और बायर डिफरेंट स्टेट्स का होगा, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर इंटीग्रेटेड जीएसटी लग जाता है, ठीक है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी कहां पर लगता है, डिफरेंट स्टेट्स इंटर स्टेट्स के बीच में लग जाता है। और वहां पर यहाँ जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि 50-50% सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट यहाँ पर सेंटर और स्टेट या स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में जो भी मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना टैक्स की, कि कितना परसेंट उनको होता है, वो डिफाइनेड नहीं होता, प्री डिफाइनेड नहीं होता, वो उसी वक्त डिवाइड किया जाता है जिस वक्त के करंट फाइनेंशियल ईयर को मतलब देखते हुए उस चीज को डिफाइन किया जाता है। नाउ मूविंग टू द अनदर कॉन्सेप्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट्स ऑफ। अब अगर हम देखेंगे कि जीएसटी में कितने रेट्स होते हैं, तो रेट्स होते हैं टोटल 5। क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी रेट्स आर देयर इन जीएसटी, तो 5 आंसर है उसका, 7 नहीं लिख लेना, 7 मैं अभी बताऊंगा, 7 नहीं लिखना है, और एग्जैक्ट आंसर 5 है। और 7 क्यों मैं बताऊंगा, जो 2 है वो एक्सक्लूसिव रेट्स है, वो इसमें कंसिडर नहीं किया जाता है। हाउ मेनी रेट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन जीएसटी, जीएसटी में 5 रेट्स है। एक तो है 0% की रेट, एक है 5% की रेट, एक है 12% की रेट, एक है 18% की रेट, और एक है 28% की रेट। अब आपके लिए होमवर्क है, 0% किन किन पे लगता है, होमवर्क आपको 5% तीन मतलब चीजों के नाम बता दीजिए जिस पे 5% लगता है, 12% किस पे लगता है होमवर्क, 18% किस पे लगता है होमवर्क, 28% किस पे लगता है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्योंकि इन चीजों से आपका इंटरनल कैलिबर भी बढ़ जाएगा और आपको पूरी तरीके से समझने में मदद भी होगा। अब अगर यहाँ पर बात करेंगे, ये जो हमारे 28% है ना, 28% किन किन चीजों पर टैक्स लगता है, अगर इसमें बात करेंगे, और जो हमारे वर्ल्ड के 160 कंट्रीज हैं जिनमें जीएसटी चलता है, आउट ऑफ विच जीएसटी इंडिया टॉप्स द लिस्ट, तो वहां पर ये जो 28% हमने टैक्स लगाया है उनमें इंडिया टॉप करता है इस लिस्ट को, ठीक है। 160 कंट्रीज में इंडिया पूरी तरीके से सबसे ज्यादा टैक्स लेने वाला कंट्री है। तो अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करोगे 28% किस किस पर टैक्स लगता है, ये आप बताओगे, 3 प्रोडक्ट्स नीचे
डिस्क्रिप्शन में 18% किस पे लगता है नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर बताओगे, 12% किस पे लगता है नीचे जरूर बताओगे, 5% किस पे लगता है बताओगे, 0% किस पे लगता है। अब मैंने अभी बताया था आपको कि टोटल 5 ही रेट्स होते हैं, 2 रेट्स होते हैं जो एक्सक्लूसिव रेट्स होते हैं। एक्सक्लूसिव रेट्स होते हैं 0.25%, 0.25%। ये किसके लिए होते हैं? प्रीशियस स्टोन्स, जैसे आप रबी लोगे, डायमंड लोगे या कोई भी ऐसी स्टोन लोगे जो प्रीशियस स्टोन्स के अंडर कंसिडर की जाती है, उस पर जो टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, वो 0.25% के हिसाब से लगता है। अगर आप प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर वगैरह कोई भी ऐसा प्रीशियस मेटल, प्लेटिनम ले लोगे तो उस पर 3% का जीएसटी लग जाता है। अब 4 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पे बिल्कुल भी जीएसटी नहीं लगता है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर नोट कर दीजिए कि 4 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पे बिल्कुल भी जीएसटी नहीं लगता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, दूसरे रियल एस्टेट पे भी जीएसटी नहीं लगता। अल्कोहल मतलब जीएसटी नहीं लगता। पेट्रोलियम जीएसटी नहीं लगता है। सर आप बोलोगे कि पूरी तरीके से सर अल्कोहल पीना तो फिर तो आम बात है, फिर तो हम कहीं पर भी पी सकते हैं, इस पे जीएसटी नहीं है, ये तो मतलब पूरी तरीके से सरकार ने पीने के लिए ही छोड़ा है। देखो बेटा, इस पे कंसेप्ट मिसकंसेप्ट नहीं होना, यहाँ पर पूरी तरीके से आप समझ लेना। जो अल्कोहल है उस पे जीएसटी नहीं लगता, बल्कि उस पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि अगर आप सारे टैक्सेस खुद को लिखाओगे तो हम सरकार किस चीज पे चलाएंगे, हमें भी कुछ दे दो जिससे हम कुछ कमाएंगे। तो अल्कोहल का जो है वो स्टेट एक्साइज ड्यूटी को रखा गया, और जो ये टैक्स होता है ये स्टेट टैक्स होता है। पेट्रोलियम की बात करेंगे, उस पर जीएसटी नहीं है, उस पर वीएटी वैट लगता है। ये दोनों टैक्सेस जो है वो स्टेट टैक्सेस है। समझ में आ गया? सेल्स टैक्स क्या है? सेल्स टैक्स मैंने अभी बताया था यहाँ पर, इफ यू डू रिमेंबर सेल्स टैक्स क्या है? सेल्स टैक्स हमारा मतलब स्टेट टैक्स नहीं है, वो सेंट्रल का टैक्स है। और अगर यहाँ पर बात करेंगे स्टेट एक्साइज ड्यूटी का, स्टेट एक्साइज ड्यूटी जो है वो हमारा सेंटर का मतलब पूरी तरीके से स्टेट टैक्स है, और वैट जो हमारा है वो भी हमारा स्टेट का टैक्स है। पूरी तरीके से आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ मूविंग टू द अनदर कंसेप्ट, दैट इज यहाँ पर जो हमारा कंसेप्ट है वो आता है डायरेक्ट टैक्सेस पे। डायरेक्ट टैक्सेस ऑन वेल्थ एंड कैपिटल जो हमारे डायरेक्टली पे करने पड़ते हैं, इनडायरेक्टली पूरी तरीके से मैंने आपको समझाया। ये चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और पूरी तरीके से चैनल को पूरी तरीके से वीडियो शेयर करते रहो, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, किसी भी जगह जहां पर आपको हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।